हो गया भाई। कहाँ तक कल हुआ था भाई? एक क्वेश्चन दिया था, वो बता रहे कि करवाया नहीं था। बताओ भाई, क्वेश्चन बोले आप क्या था? एक दिया था, एक बोला था क्वेश्चन एक तो, एक कथन और वो तर्क वाला बोला था। हाँ, तो ए नंबर कथन क्या था? सीमा ने करवट लेना सीख लिया है, अतः उसकी माँ बेड की साइड की तरफ तकिया या, अरे बंद करो, तकिया या अन्य कोई कपड़ा लगाना शुरू कर दिया। ठीक है, ये तो हो गया, कथन हो गया। तर्क क्या था इसका अर्थ? विकास, हाँ, विकासात्मक कार्य विकासात्मक कार्य पूर्वानुमान में होता है। ऑप्शन नंबर एक ये था कि आर ए दोनों सही है, यही था ना? आर ए दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या नहीं, आर ए की सही व्याख्या नहीं। आर ए की सही व्याख्या नहीं। दूसरा नंबर क्या है? आर ए दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या है। ए सही है, आर गलत है। आर सही है, ए गलत है। तो लगभग ये एक सिद्धांत पहले कराया था कि देखो, वो वाला कराया था जो, तो नीचे वाला हो गया भविष्यवाणी। ऊपर वाला देखें, करवट लेना सीख लिया, मतलब एक विकास क्रम का सिद्धांत था। विकास क्रम का सिद्धांत गया था कि भाई इतने महीने का बालक ये करेगा, इतने माह का बालक ये करेगा, 3 माह में आएगा तो अगर 2 से 3 माह का बालक होगा, साइड से अगर आपने लिटाया है तो सीधा हो जाएगा। 4 से 5 माह का बालक है, सीधा लिटाया तो क्या कर देगा? करवट लेना शुरू कर देगा, ये सिखाया था। तो मतलब क्या, मतलब जब करवट लेना शुरू कर देती है तो क्या हो सकता है? वो चारपाई या बेड से बालक या बालिका क्या हो सकती है? गिर सकती है नीचे। जब गिर जाएगी तो क्या हो सकता है? कोई हादसा हो सकता है, जिसकी वजह से माँ क्या करती है? कपड़ा लगाती है। क्या करती है? कपड़ा लगाती है या तकिया लगाती है। तो ये तो बात सही हो गई। ये बात है कि माँ तकिया क्यों लगा रही? कि बच्चा जमीन से कहाँ ना गिर जाए, वही बेड से कहाँ ना गिर जाए, जमीन पर ना गिर जाए। यदि गिर जाएगा तो बालक को क्या हानि पहुंचेगी, क्षति पहुंचेगी। तो ये बात सही है। उसका तर्क ये कह रहा है कि विकासात्मक कार्य पूर्वानुमेय होता है। पहली बात तो सही है, हमने एक सिद्धांत पढ़ा था भविष्योन्मुखी भविष्यवाणी का। पूर्वानुमेय का मतलब होता है कि विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है। अब अगर देखेंगे क्या ये वाली बात इसकी कह रहा है, व्याख्या कर रहा है। जैसे आप देखें, एक जो बड़े लोग होते हैं और जो माँ होती हैं, जो माँ बनती हैं, उनसे लोग कहते हैं बड़े लोग, भाई ऐसा करना, क्योंकि उन्हें पता होता है कि विकास के क्या क्या पहलू आने वाले हैं। इतने माह का बालक होता है तो 6 माह का हो गया, मतलब दांत निकलने वाले हैं। आपको बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। अपनी से ज़्यादा सर्दी आ जाती है तो अगर माँ सर्दी में रहेगी तो बच्चे को भी दिक्कत होती है। तो वो लोग समझाते हैं ना, मतलब उन्हें क्या सारे विकास के पहलू पता है कि क्या क्या विकास के पहलू होने वाले हैं, किस अवस्था में चीजें क्या क्या आती हैं। जब माँ को पता चल गया कि बच्चा क्या हो गया, करवट लेना शुरू हो गया, मतलब क्या हो जाएगा कि बालक अब नीचे गिर सकता है। तो क्यों? क्योंकि विकास पता है कि विकास कैसा है, विकास क्रमानुसार होता है। कैसे होता है? विकास क्रमानुसार होता है। इस अवस्था के बाद ये चीज आएगी, ये कंडीशन होगी तो क्या होगी? अगली वाली ये कंडीशन होगी। तो मतलब क्या, विकास कैसा है? पूर्वानुमेय है। तो ये वाली व्याख्या किसकी कर रहा है? इसकी व्याख्या कर रहा है, और बात भी ये सही है।
तो क्या हो जाएगा, ए आर और ए दोनों सही हैं, आर ए की क्या कर रहा है, सही व्याख्या कर रहा है, सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दूसरा नंबर आपका सही हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होगी फिलहाल इसमें, नहीं है ना कोई दिक्कत। ठीक, तो कल वो पूरा हो नहीं पाया था, वंशानुक्रम एवं वातावर्तन। हाँ लयात्मक, फिर से बता दूं, ठीक है बता दूं, सही से निकलना भाई, गिरा मत देना ये। इसलिए तुमने कहते 50,000 पड़ जाएंगे, इसलिए उन्हें 50 गिरने का डर नहीं, 50,000 का डर। तो 50,000 हम ले भी लेते, नहीं 50,000 जरूरी है। जान भाई कोई नहीं, जान की कोई कीमत नहीं, दुनिया की करोड़ों जनसंख्या है, जान की क्या कीमत। ओके, जान से बढ़कर कुछ नहीं, हमारे लिए तो पैसे जरूरी है, हमारे लिए ये बहुत जरूरी है, मैं ये दोबारा ले नहीं पाऊंगा। ठीक है, सबकी अपनी अपनी वैल्यू है। कोई आदमी 70 रुपए का पौवा पी के जिंदगी को जिंदगी नहीं समझता है, ये तो 50,000 है। ठीक है, ये तो सब मजाक की बातें हैं, क्या सही क्या सही, लेकिन हाँ मैं ले लेता। वातावरण एवं वंशानुक्रम की, अरे इनका एक वो इनका रह गया, चक्राकार वर्तुलाकार लयात्मक, इन्होंने पूछा था। इन्होंने कल एक मैंने नियम बताया था, चक्राकार वर्तुलाकार लयात्मक नियम बताया था। मतलब चक्राकार वर्तुलाकार या लयात्मक नियम का मतलब ये होता है कि विकास एक सीधी रेखा में नहीं होता। ऐसा नहीं कि आप दिन प्रतिदिन आपकी प्रगति होती चली जाएगी। अरलाख मौर्य ने काम किया था, उनका मानना था कि जो किसी व्यक्ति का जो विकास होता है वो कैसे होता है, स्पाइरल में होता है। कैसे होता है, कभी कम देखने को मिलेगा, कभी ज्यादा देखने को मिलेगा। 3 अवस्थाएं आपकी ऐसी हैं, एक आपकी होगी शैशवावस्था, क्या होगी, शैशवावस्था। ये आपकी क्या है, जन्म से लेकर 2 वर्ष। इसके बाद आपकी आती है पूर्व बाल्यावस्था, यहां पर पूर्व बाल्यावस्था 2 या 3 से कहां तक चलती है, 6 वर्ष तक। इसके बाद ये आती है आपकी मध्य बाल्यावस्था 6 से 10 वर्ष। यहाँ पे आपकी लग जाती है किशोरावस्था, इसी में वयसंधि का काल आ जाता है। इसमें ऐसा माना गया कि जैसे ये वाला बन रहा है, मतलब विकास कम हो रहा है। कैसा हो रहा है, कम हो रहा है। आप देखेंगे कि जब बालक 6 साल के बाद आ जाता है, 7 के बाद जो विकास होता है हाइट में सबसे कम होता है। कहाँ होता है, सबसे कम। जैसे यदि आप देखेंगे, तुमने शैशवावस्था का टाइम पीरियड पढ़ा था, जन्म से 6 वर्ष पढ़ा है ना, 6, अभी वो बाद में देखें, जन्म से 6 पढ़ा ना शिक्षा के आधार पर। वहां पर आपने देखा होगा कि अंत में जो हाइट हो जाती है, कितनी हो जाती है, 108 सेंटीमीटर हो जाती है। कितनी हो जाती है, 108। बाल्यावस्था को यदि आप देखेंगे 6 से 12 पूरा जोड़ेंगे तो 139 होती है। कितनी होती है, 139 होती है। किशोरावस्था में ये हाइट हो जाती है कितनी, 161 के आसपास औसत हाइट हो जाती है। कितनी हो जाती है, 61 के आसपास। अगर आप देखेंगे कि इन तीनों का सबसे ज्यादा विकास कहाँ हुआ, सबसे ज्यादा कहाँ हुआ, शैशवावस्था में हुआ। 161 जो आपकी होती थी, 108 कहाँ पे प्राप्त कर ली आपने, शैशवावस्था में ही प्राप्त कर ली। यहाँ पर कितनी प्राप्त की, सिर्फ इतनी ही प्राप्त की। इसके बाद यदि आप देखेंगे कि 7 और जो 12 के बीच का जो समय होता है, एक समय ऐसा लगता है कि बालक की हाइट नहीं बढ़ रही हो, लगता है ना, कि लगता है कि अब हाइट नहीं बढ़ेगी, ये बालक नाटा ही रहेगा, लगता है ना आपको ऐसा। लेकिन जैसे ही वो किशोरावस्था में आता है और जैसे ही वो 13 साल को क्रॉस करता है, एकदम से उसकी हाइट में एकदम से उछाल आता है। ऐसा नहीं रातों रात उछाल आता है, उछाल आता नहीं, आज उछाल था ही नहीं, कल देखा एकदम से 2 फीट बढ़ गया, ऐसा नहीं, मतलब फिर भी क्या आता है, उछाल आता है। यहाँ की अपेक्षा यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, उछाल देखने को मिलता है कि हाइट एकदम से बढ़ना शुरू हो जाती है। फिर आप 13 से 15 के बीच में बालक को आप ना देखें एकदम से, अब फिर देखना 2 साल बाद
क्या अभी ये टिंगू सा था, अब कितने हाइट बढ़ गई, देखा है ना ऐसा। तो वही है कि जो विकास होता है वो कैसा होता है, सीधी रेखा में ना होकर एक लयात्मक रूप में होता है। मध्य बाल्यावस्था में ऐसा प्रतीत होता है कि जो जो वृद्धि में क्या बन गया, पठार बन जाता है। क्या बन जाता है, पठार। पठार का मतलब सीधी हो जाती लाइन, कैसी हो जाती है, सीधी, कि ना तो कम हो रही ना ही ज्यादा हो रही है। और हमें ऐसा ही प्रतीत होता है कि अब हाइट में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। बालिकाएं जो अपनी हाइट को 13 से 15 के बीच में प्राप्त कर लेती हैं, लेकिन बालक जो अपनी हाइट को 16 से 18 के बीच में प्राप्त करते हैं। इसीलिए भाई मेच्योरिटी बालिकाओं में पहले आती है, लड़कों में बाद में आती है। इसीलिए दोनों की शादी में भी क्या रखा गया, अंतर रखा गया, 3 साल का गैप इसीलिए रखा गया। ये मत कहना कि सुप्रीम कोर्ट ने वो पास कर दिया 21-21 कर दिया, कर नहीं दिया अभी। मनोविज्ञान के आधार पर यही है 18 और 21, इसीलिए क्योंकि मेच्योरिटी पहले किसमें आती है, महिलाओं में आती है, और पुरुषों में बाद में आती है। इसीलिए थोड़ा क्या रखा गया, अंतर रखा गया। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? क्वेश्चन अभी लो, लिखो, क्वेश्चन लिख लो पहले। देखें, लिखें विकास की प्रक्रिया में किस अवस्था के दौरान, विकास की प्रक्रिया में किस अवस्था के दौरान, लिख लें, कोई क्वेश्चन लिख लें, अभी यहीं लिख लें। विकास की प्रक्रिया में किस अवस्था के दौरान विकास की प्रक्रिया में किस अवस्था के दौरान किसी भी व्यक्ति के विकास में, किसी भी व्यक्ति के विकास में, किसी भी व्यक्ति के विकास में तेजी देखने को मिलती है, किसी व्यक्ति के विकास में तेजी देखने को मिलती है। तेजी देखने को मिलती है, लिखें, लिखें किशोरावस्था, बाल्यावस्था। ऑप्शन ए लिखें, किशोरावस्था व बाल्यावस्था, किशोरावस्था व बाल्यावस्था। किशोरावस्था व बाल्यावस्था। ऑप्शन नंबर बी लिखें, लिखें मध्य बाल्यावस्था व शैशवावस्था, मध्य बाल्यावस्था व शैशवावस्था। ऑप्शन नंबर अगला लिखें, शैशवावस्था व पूर्व बाल्यावस्था, शैशवावस्था व पूर्व बाल्यावस्था, शैशवावस्था व पूर्व बाल्यावस्था। और अगला लिखें, इनमें से कोई नहीं। देखें भाई, इसको देखें और बताएं। तीसरा होगा शैशवावस्था व पूर्व बाल्यावस्था। ये डीएसएसबी में तो ये पूछा गया। अगर डीएसएसबी का पेपर 2013 का देखेंगे, इतना सिंपल पेपर था। 2013 का पेपर जो डीएसएसबी का था बहुत सिंपल पेपर था। आप उसमें अगर 200 में से 150 भी करते हैं तब भी समझ लो कम ही, मतलब इस लेवल पे आप पढ़ चुके हैं। सब कुछ बहुत अच्छा था। ये पिछली बार का जो पेपर हुआ वो वाकई में अपने आप में एक लेवल था। उसके भी क्वेश्चन आपको कराएंगे, ऐसी बात नहीं, क्वेश्चन अपना होता जाए, धीमे धीमे सबके क्वेश्चन मिलेंगे। एक आपका टॉपिक खत्म होगा, बस क्वेश्चन मिलेंगे। अभी कुछ सिद्धांत रहेगा, इसके बाद जस्ट आपको 10 या 15 क्वेश्चन कराएंगे। तो जो भी सिद्धांत आपने किए वो भी आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो वो कल जो रह गया था वो सिद्धांत लिखें, वातावरण एवं पंचानुक्रम की अंतःक्रिया का परिणाम। कल से आप लोग पास पास नहीं बैठोगे। जी जी, आप भी। हाँ, मैं भी यही कर, कभी आप बैठती, आज बैठ कैसे गई हैं? मैं भी यही देखता था, वहां बैठती थी, आज यहाँ कैसे आ गई? तो धोखे चलेंगे, लेकिन मैं तो वही देखता था कि आप वहां बैठी थी। ये लोग कभी नहीं बैठते थे आपके पास। घर से लेके आना जगह। आप देखो उस पे वो बहुत देना है।
ठीक है, ये दिया किसने था? वुडवर्थ ने दिया था। किसने दिया था? वुडवर्थ ने दिया। किसने दिया? वुडवर्थ। तो वुडवर्थ साहब का मानना क्या था? किसी व्यक्ति का जो विकास होता है वो वातावरण और वंशानुक्रम की अंतःक्रिया के क्या होता है? गुणनफल का परिणाम होता है। कि जब वातावरण अच्छा होगा और क्या होगा? वंशानुक्रम अच्छा होगा। जैसे अभी आप पढ़ेंगे, एक सिद्धांत पढ़ेंगे, वहां पर आप वातावरण अलग पढ़ेंगे, प्रकृति और पोषण विवाद पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? प्रकृति और पोषण विवाद के लगभग 6 कुछ विवाद हुए थे। उन 6 विवाद के बारे में भी आपको जानना है। जैसे सतत और असतत के बारे में जानना है, स्थिरता लचीलापन के बारे में जानना है, महत्वपूर्ण संवेदनशील के बारे में जानना है। ऐसे एक प्रकृति और पोषण विवाद भी है। प्रकृति के मतलब क्या? आपका वंशानुक्रम से मतलब है, और पोषण से मतलब क्या है? वातावरण से मतलब है। गाल्टन साहब ने काम किया था, प्रकृति पे काम किया था। पोषण पे काम किसने किया? पियाजे ने किया, वाइगोत्स्की ने किया, ठीक है, वाटसन ने किया। इन सब ने किस पे काम किया? पोषण पे काम किया। देखेंगे गाल्टन ने जो प्रकृति पे काम किया था, उनका मानना क्या था कि किसी भी व्यक्ति का जो विकास होता है, जैसे कोई व्यक्ति है, जितने भी सफल माँ बाप हैं उनकी संतानें सब कैसी होती हैं? सफल होती हैं। किसने कहा था? गाल्टन साहब ने कहा था। अपनी पुस्तक थी हेरिडिटरी ऑफ जीनियस, उसके अंतर्गत ये सिद्धांत दिया था कि जितने भी सफल माँ बाप हैं उनकी संतानें कैसी होती हैं? सफल। इसके बाद व्यवहारवादी थे वाटसन साहब। वाटसन साहब ने कहा था कि आप मुझे 1 दर्जन बच्चे दे दें, मैं उन्हें एक डाकू, वकील, कुछ भी बना सकता हूं। किसने कहा था? वाटसन ने कहा था। इन दोनों की बात को खंडन किसने कर दिया था? वुडवर्थ ने कर दिया था। किसने कर दिया था? वुडवर्थ ने। उन्होंने कहा ना इसका ज्यादा पड़ता है ना इसका ज्यादा पड़ता है, दोनों के बीच यदि क्या होगी? अंतःक्रिया होगी, तभी किसी व्यक्ति का जो परिणाम होता है वो कैसा होता है? अच्छा परिणाम होता है। कैसा होता है? अच्छा परिणाम होता है। कि ना ही सबसे ज्यादा उत्तरदायी प्रकृति है आपकी, वंशानुक्रम है, ना ही ज्यादा क्या है? पोषण है। कुछ गुण इससे भी मिलेंगे, कुछ गुण इससे भी मिलेंगे। जब दोनों आपस में मर्ज कर जाएंगे तभी क्या हो जाएगा? तभी किसी व्यक्ति का अच्छा विकास होता है। स्पीयरमैन साहब को देखेंगे तो स्पीयरमैन साहब ने किस पे काम किया था? बुद्धि पे काम किया था। बुद्धि के कितने फैक्टर बताए थे? 2 फैक्टर बताए थे, एक जी बताया था और एक एस बताया था। जी था जन्मजात था, एस कैसा था? अर्जित था या विशिष्ट था? कैसा था? अर्जित या विशिष्ट। उनका मानना था कि जो जी फैक्टर होता है वो कहाँ रहता है? बीच में रहता है, और उसके चारों तरफ क्या होते हैं? एस फैक्टर रहते हैं। क्या रहते हैं? एस फैक्टर रहते हैं। जो भी जो एस फैक्टर होता है, कोई भी लगभग 10 क्षेत्र होते हैं। कितने क्षेत्र होते हैं? 10 क्षेत्र। जो भी आपका एस क्षेत्र होगा, जी के संपर्क में आ जाएगा, बालक उसी में क्या हो जाता है? उसी में बालक तेज हो जाता है। क्या हो जाता है? तेज। तो कहीं ना कहीं वो भी वातावरण और वंशानुक्रम की अंतःक्रिया मान रहे हैं। जी क्या जन्म जाता है? ये तो बीच में है। एस क्या है? आसपास है, अर्जित है। ये कितने क्षेत्र होते? लगभग 10 क्षेत्र होते। कितने होते? 10। कोई भी क्षेत्र, चाहे क्रिकेट वाला हो जाए, कोई भी क्षेत्र, इसके संपर्क में ज्यादा आ जाएगा, बालक उसी में क्या हो जाता है? आगे निकल जाता है। क्या निकल जाता है? आगे निकल जाता है। वही क्या था? प्रकृति और पोषण विवाद था। क्या था? प्रकृति और पोषण विवाद। तो जो आपके अगर स्पीयरमैन के अनुसार देखें, उनका भी मानना यही था कि दोनों के बीच क्या होती है? अंतःक्रिया होती है। वुडवर्थ साहब को देखेंगे तो इनने भी क्या कहा था कि भाई ना तो वंशानुक्रम का ज्यादा प्रभाव पड़ता, ना ही वातावरण का प्रभाव पड़ता। दोनों की अपनी अपनी जगह पर क्या है? महत्वपूर्ण भूमिका है। आप सोचें इसको अच्छा कर दें, इसको बुरा कर दें, किसी व्यक्ति का विकास अच्छा हो जाए? नहीं हो सकता। आप सोचें वातावरण को अच्छा कर दें, इसे बुरा कर दें, फिर आपका विकास अच्छा हो जाए, फिर भी आपका विकास अच्छा नहीं हो सकता है। जब तक दोनों के बीच क्या नहीं होगी? अंतःक्रिया नहीं होगी, एक का गुण दूसरे में समाहित नहीं होगा, तब तक किसी व्यक्ति का अच्छा विकास नहीं हो सकता है। उसी सिद्धांत को क्या कहते हैं? वातावरण एवं वंशानुक्रम की अंतःक्रिया का परिणाम कहते हैं। इनका मानना था कि जब दोनों के बीच अंतःक्रिया होगी तभी किसी व्यक्ति का विकास अच्छा हो सकता है। तो दोनों का परिणाम कितना पड़ता है? 50-50% दोनों का प्रभाव पड़ता है। आप ये नहीं कह सकते कि आपको वंशानुक्रम अच्छा मिला तो आप भी अच्छे होंगे। यदि वंशानुक्रम अगर वंशानुक्रम के द्वारा निर्धारित होता है, अमिताभ बच्चन जी तो बहुत सफल हैं, उनके बेटे का नहीं इतने सफल हैं इतने सफल नहीं है सफल। ऋतिक रोशन जी देख लें, पिताजी नहीं इतने सफल थे, बेटा सफल हुआ। तो वही क्या है? तो वही चीज है कि भाई आप ये नहीं कह सकते कि इसका ही ज्यादा पड़ेगा या इसका ज्यादा पड़ेगा। यदि हर वातावरण का ही पूरा इफेक्ट है, उसी वातावरण से आप देख लें कलेक्टर भी बनता है, उसी वातावरण से चोर भी निकलते हैं, खतरनाक चोर। वही वातावरण। एक ही घर से देख लें, एक तो बहुत अच्छा माहिर, चोरी करने में बहुत माहिर, और एक बहुत अच्छा समाज सेवी है। वातावरण एक ही मिला, वंशानुक्रम एक ही था, लेकिन दोनों अलग अलग कैसे हो गए? उंगलियां भी तो मिली थी,
बाताबड़ी भी एक ही था, एक ही तब था, कैसे रही? किसी के तो 6 निकल आती हैं, कभी जबकि किसी की नहीं होगी परिवार में। ऐसा है या नहीं है? होता है ना ऐसा। जब ऐसा होता है तो क्या ये आप मानेंगे? नहीं मानेंगे। तो क्या माने, किसी एक का परिणाम नहीं होता है, दोनों का क्या होता है, दोनों के बीच क्या होती है, अंतःक्रिया होती। किसने माना? वुडवर्थ ने माना। तो लेकिन वुडवर्थ का मानना है, वुडवर्थ का मानना है, वुडवर्थ का मानना है किसी व्यक्ति का विकास, किसी व्यक्ति का विकास वंशानुक्रम एवं वातावरण, वंशानुक्रम एवं वातावरण की अन्योन्य क्रिया का परिणाम होता है। वंशानुक्रम एवं वातावरण की अन्योन्य क्रिया का परिणाम होता है। ठीक है, अब लिखें, आगे लिखें। देखिए, समान प्रतिमान का नियम। समान प्रतिमान का नियम। समान प्रतिमान का नियम। राव डोली मन अरे बता रहे हैं तो फीस तुमने नहीं दी, अकेले दे दी है? मकान के लिए क्या पीछे किया करो। नहीं, हमें नीचे क्यों पूछ के? मैनेजमेंट में जानते नहीं कौन मैनेजमेंट है। तो वीडियो बन रहा है तो क्या नाचना शुरू कर दें? हैं? क्या सब सुनते हैं? कर देना, मेरा क्या ले जाओगी? तुम्हारा फोन फोड़ देना, मुझे क्या लगे? मेरे फोटो देखो, पहले ही फोड़ना ऐसे करके। अरे मेरी फोटो आ रही, तुम फोड़ देना ऐसे करके। ये कभी मास्टर कतई चूतिया आया था, बात बकवास करता रहता है। ठीक है, मैं मुझे ही बड़ा अच्छा लगेगा, करो किसी ने मुझे फोड़ा। ठीक है, तो समान प्रतिमान का नियम बताओ भाई, समान प्रतिमान का नियम। बिल्कुल, आसमान आसमान को जन्म देते हैं। लेकिन ये मैं विकास का नियम की बात कर रहा हूँ, मैं वंशानुक्रम के नियम की बात नहीं कर रहा हूँ। और भी देखो कुछ नया मिले, बताओ। जी हाँ, बताओ भाई, तुमसे उम्मीद। हाँ, तो वही एक पैटर्न है। क्या है पैटर्न? तो अगर देखेंगे तो ये भी क्या जुड़ेगा, पूर्वानुमेय के साथ जुड़ेगा, संचयी के साथ जुड़ेगा। अब क्या सबको अलग अलग कर दें? हाँ, तो भाई हर चीज क्या एक दूसरे इंटरकनेक्टेड है, कनेक्टेड है हर चीज। अगर निरंतरता देखें तब भी बात वही है। ठीक है, पूर्वानुमेय देखेंगे तब भी बात वही है, संचयी देखेंगे तब भी बात वही है, विकास क्रमागत देखेंगे तब भी बात वही है, तब भी बात वही है ना। लेकिन सबकी चीजें अलग अलग है, कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा भाई। अगर आप एक दूसरे से नहीं जुड़ेगा तो फिर विकास रहा ही कहाँ। अब आप बाल्यावस्था में बच्चा आ गया तो कहो शैशवावस्था कहाँ गई? कहीं ना कहीं शैशवावस्था है तो उसी में। किशोरावस्था में आ गया तो क्या दोनों अवस्थाएं खत्म कर नहीं, काटो निकालो, कब किशोरावस्था में आ गया हटा देंगे? जुड़ा तो उसी में है, समाहित तो उसी में है। तो वही क्या कि हर विकास का रूल एक दूसरे से संबंधित है। पढ़ा था परस्पर संबंध का सिद्धांत। विकास के सभी पक्ष कैसे होते हैं? आपस में अंतर संबंधित होते हैं। आप सोचें कि हाइट बढ़ाएंगे, बुद्धि नहीं बढ़ाएंगे, बुद्धि बढ़ाएंगे लेकिन सामाजिक विकास कतई नहीं होने देंगे, नैतिक विकास कतई नहीं होने देंगे, संवेदनाओं में फर्क पड़ने नहीं देंगे, संवेगों में नहीं पड़ने देंगे। जब एक बढ़ा रहे दूसरे पर फर्क पड़ रहा है तो वही क्या कि एक विकास में अगर होगा तो दूसरे का उससे क्या होगा, संबंध होगा, जुड़ा हुआ होगा। क्योंकि विकास के सभी पक्ष कैसे हैं? अंतर संबंधित हैं। कैसे हैं?
अंतः संबंधित है। समान प्रतिमान का नियम यह कहता है कि किसी भी व्यक्ति का विकास उसके प्रतिमान के आधार पर होता है। किसके आधार पर होता है? प्रतिमान। प्रतिमान का मतलब होता है भाषा और संस्कृति। क्या होती है? भाषा, संस्कृति और वातावरण। तो आप सोचें कि मैं किसी व्यक्ति का जो भाषा बदल दूंगा, संस्कृति बदल दूंगा, वातावरण बदल दूंगा, तो उसके विकास में कोई फर्क आएगा? मतलब आप सोचें कि बच्चे का जन्म यहाँ हुआ, लेके चले गए विदेश। आप सोचो कि शैशवावस्था के बाद बाल्यावस्था आएगी नहीं, सीधी क्या आएगी? किशोरावस्था। बच्चा करवट लेना नहीं सीखेगा, सीधा क्या सीखेगा? बैठना सीखेगा। बच्चा बलबलाएगा नहीं, सीधा क्या करेगा? बोलेगा। जबकि रूल क्या है? पहले क्विंग साउंड करेगा, कंफर्ट साउंड करेगा, फिर क्या करेगा? वविंग साउंड करेगा। एक नियम है ना, ऐसा नहीं भाई एक को हटाया जे वाला पहले आ जाएगा। नियम तो यही है, पहले स्थूल कौशलों का विकास होगा, फिर किसका होगा? सूक्ष्म कौशलों का विकास होगा। ऐसा तो नहीं भाई यहाँ से उठाया वहां ले गए तो सूक्ष्म कौशल का विकास होगा। पढ़ा था ना कि विकास में कितने भी चाहे वैयक्तिक विभिन्नता पाई जाए, फिर भी किसी व्यक्ति का विकास एक समान पैटर्न को ही अपनाता है। विकास स्थूल से सूक्ष्म की ओर ही चलेगा, विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर ही चलेगा। चाहे आप उसका कुछ भी बदल दें, विकास कभी विशिष्ट से सामान्य नहीं हो सकता है, कभी विकास सूक्ष्म से स्थूल नहीं हो सकता है। यही समान प्रतिमान का नियम कहता है कि विकास कुछ भी हो, कितनी भी वैयक्तिक विभिन्नता हो, कुछ भी आप बदल दें, लेकिन क्या नहीं आप कर सकते हैं? तो विकास का एक पैटर्न है, आप उसको नहीं बदल सकते हो। पैटर्न चलेगा, वही चलेगा। शैशवावस्था के बाद यदि बाल्यावस्था आएगी तो वही आएगी, बाल्या के बाद यदि किशोरावस्था आएगी तो वही आएगी। चाहे आप उसका कुछ भी बदलें, चाहे भाषा बदलें, चाहे संस्कृति बदलें, चाहे उसका देश बदल दें, कुछ भी बदल दें, माता पिता बदल दें, कुछ भी कर दें, लेकिन क्या नहीं बदलने वाला? उसका विकास बदलने वाला नहीं है। लिख लें। देखिए, किसी भी व्यक्ति का विकास, किसी भी व्यक्ति का विकास, किसी भी व्यक्ति का विकास उसके प्रतिमानों के आधार पर होता है। किसी भी व्यक्ति का विकास, भी लिखा होगा, किसी भी व्यक्ति का विकास उसके प्रतिमानों के आधार पर होता है। अर्थात भाषा और संस्कृति बदलने पर, अर्थात भाषा और संस्कृति बदलने पर भाषा और संस्कृति बदलने पर किसी भी व्यक्ति का विकास नहीं बदलता है। किसी भी व्यक्ति का विकास नहीं बदलता है। अब अगला सिद्धांत लिखें, प्रत्येक अवस्था की विशिष्टता का सिद्धांत। प्रत्येक अवस्था की विशिष्टता का सिद्धांत। प्रत्येक अवस्था की विशिष्टता का सिद्धांत। बताओ भाई, क्या होता है प्रत्येक अवस्था की विशिष्टता का सिद्धांत? बताओ। हाँ, लेकिन अगर देखा जाए सब ये माना गया सबसे ज्यादा जो विकास होता है वो बाल्यावस्था से ही शुरू होता है। सही विकास कह देते हैं किशोरावस्था पे, लेकिन सही जो विकास होता है, सामाजिक गण का विकास, वो बाल्यावस्था में होता है। जब बालक एक विद्यालय में जाता है, और विद्यालय में भी खेल का जो मैदान होता है, वो किसी भी बालक का सामाजिक गण विकास करने के लिए सबसे अच्छा माना गया। क्या माना गया? सबसे अच्छा। और भाषाई विकास के लिए पूर्व बाल्यावस्था। पूर्व बाल्यावस्था में जो भाषाई विकास होता है वो किसी और अवस्था में नहीं माना गया। यदि भाषा का विकास सबसे अपनी चरम सीमा पे होता है तो पूर्व बाल्यावस्था में होता है। कहाँ पर होता है? पूर्व बाल्यावस्था में होता है। तो वही देखने, प्रत्येक अवस्था की अपनी एक विशेषता होती है। प्रत्येक अवस्था की एक अपनी विशेषता होती है। प्रत्येक अवस्था की एक अपनी विशेषता होती है। जैसे लिखें, शैशवावस्था में सबसे ज्यादा विकास बालक का होता है। शैशवावस्था में सबसे ज्यादा विकास बालक का होता है।
शैशवावस्था में सबसे ज्यादा विकास बालक का होता है। किशोरावस्था में सबसे ज्यादा विकास, अरे बाल्य रह गया, बाल्यावस्था में सबसे ज्यादा विकास बालिका का होता है। बाल्यावस्था में सबसे ज्यादा विकास बालिका का होता है। तथा किशोरावस्था में सबसे ज्यादा विकास किसका होता है? किशोर का होता है। किशोरावस्था में सबसे ज्यादा विकास किशोर का होता है। और कोई सिद्धांत रह गया? बताओ भाई, कोई रह गया हो तो वो भी करवा दिया जाए। किशोर लड़की आएगी तो किशोरी आएगी है। सबसे ज्यादा विकास किशोर का होता है। अंत में 15 से 16 में बालक जो होता है विकास के हर पहलू में बालिका को पीछे छोड़ देता है, और 11 से 13 में बालिका जो होती है वो बालक को छोड़ देती है, और 13 से 15 के बीच में आते हैं बालक हर पहलू में पीछे छोड़कर आगे निकल जाता है, चाहे वजन हो, हाइट हो, कुछ भी, हर पहलू में पीछे होगी। ठीक है, और बताओ कोई रह गया हो तो? मेरे अनुसार अब कोई नहीं रहा। अनुपात वाला पहले ही बता दिया था कि वो 1/4 से क्या हो जाता है? 1/8। शारीरिक लंबाई में भी बदल जाता है, नए चिन्हों का उदय हो जाता है, पुराने चिन्हों का लोप हो जाता है। देखें भाई, कोई सिद्धांत भी ऐसा है जो तुम्हें नहीं समझ में आया हो, पता नहीं भाई रिवीजन करने का समय मिले या ना मिले, कोई कंफर्म नहीं, कुछ कंफर्म नहीं, समय मिले या ना मिले रिवीजन का। सिलेबस है समुद्र, और क्या, क्योंकि जो भी वो पढ़ा था, जो विभागीय वाले पढ़ा, उनके जनवरी डेट दे दी है। इसके अनुसार मुझे लग रहा है कि अप्रैल के शुरू में ही करवा लेंगे पेपर। उसको उससे निपटेंगे, ये बस इसी पे लगेंगे। पेपर का तो दे ही दिया होगा, पेपर बनाने का भाई ऑनलाइन होगा तो लगभग 10-15 दिन होगा, अभी बनाएंगे तब बन पाएगा जाके। 180 क्वेश्चन बनाएंगे, कितने 3600 क्वेश्चन तो बनाने ही है, हैं? ऐसा ही होगा। ज्यादा लंबा नहीं होगा, फॉर्म मैक्सिमम पड़ जाए 7 से 6-7 लाख, इससे ऊपर थोड़ा पड़ेगा। देख लें, जब अभी क्या 5-6 दिन तो बचे हैं अब, हैं? यही देख लो कितने पड़ रहे। अभी ये सुपर डेट होती है अब तक तो ये क्या, समरूपता का मतलब एक पैटर्न है। पैटर्न देखो क्या लिखा, प्रतिमान एक भाषा है। देखो, अगर देखेंगे भविष्योन्मुखी भविष्यवाणी तब भी एक ही बात है, समान प्रतिमान तब भी एक ही बात है। वो भी कह रहा है कि प्रतिमान के आधार पर होता है, भविष्योन्मुखी वो भी कहता है क्रमागत के रूप में होता है। हाँ, हाँ तो वही लिखा है ना कि समरूपता में ये लिखाया था कि चाहे कितनी भी वैयक्तिक विभिन्नता हो, कि विकास एक ही पैटर्न को लेता है। तो ये जो 4 नियम है वो लगभग एक ही आपस में इंटर कनेक्टेड है, एक ही जैसे हैं। जैसे आपका चाहे क्रमागत ले लो और निरंतरता ले लो, लगभग एक जैसा लगेगा। भविष्यवाणी लेंगे, समरूपता को लेंगे, और एक आपका हो गया एकीकरण हो गया, वो भी लगभग एक जैसा लगेगा। और इसके बाद तुम्हारा ये वाला हो गया, लगभग सब एक जैसे लगेंगे, बात एक ही है, थोड़ा थोड़ा फर्क होगा। वो कह रहा है एक पैटर्न को लेता, कितनी व्यक्तिक विभिन्नता हो। ये कह रहा है तुम्हारी संस्कृति और भाषा को बदले जाए, लेकिन विकास को नहीं बदलेंगे। क्वेश्चन पूछेगा कि एक लड़की है जो भारत देश में पैदा हुई, इसको यदि दूसरी जगह ले जाते हैं, लेकिन उसके विकास में कोई फर्क नहीं आता, कौन जो सिद्धांत है? समान प्रतिमान का। ठीक है, और बताएं भाई। कुछ कुछ थोड़ा कुछ करवाएं।
ठीक है ना। आप कुछ नहीं, कुछ लिख लें, क्वेश्चन लिख लें। हाँ पूछो। एक मिनट, थोड़ा सुनने दो, सुनने दो। हाँ बोलो। हाँ बोलो। और बोलो। क्या करता है कि छोटी गेंद दूर से फेंकी हुई आँख, हाँ अनुमान लगा सकते हैं। और बताओ। जो जो मध्य बाल्य अवस्था उसमें विकास जारी रहता है। आप प्लेटो बन गया इसका मतलब ये नहीं विकास रुक गया है। विकास कहीं रुकता है? क्योंकि जो विकास का क्रम है वो ये कहता है कि विकास धीरे धीरे होता रहता है, किसी भी समय विकास रुकता नहीं है। तो वही वो ज़्यादा सही है। और जो आपका वो भी है वो कह सकते हैं, लेकिन ज़्यादा इतना अच्छा नहीं है कि बालक अनुमान लगा सकता है। क्योंकि भाई 2 से 6 में किसमें, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। और पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में जीन पियाजे की पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में देखें, बालक संकेतों के माध्यम चिंतन कर पाता है। उनके अनुसार देखेंगे तो आपका वो वाला हो गया गलत हो गया, सिर्फ ये वाला सही रहेगा कि बालक का जो विकास है मध्य बाल्यावस्था में जारी रहता है, कहीं पर भी विकास रुकता नहीं है। तो मेरे अनुसार वही ज्यादा सही रहेगा। क्या वैसे आंसर क्या है भाई? हम्म, हम्म, हम्म। उन पे देखो, मैं ये बताया है जो प्रतिमान के आधार पर आप बदल नहीं सकते, मतलब अवस्थाओं से मतलब है कि एक अवस्था है सहस्व अवस्था के बाद यही आएगी तो ये नहीं आएगी। आप सोचें कि जैसे यहाँ बालक 3 महीने का बालक करवट लेना शुरू करता है, 4 महीने का, तो वहां पर भी यही थोड़ा थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि वहां करवट नहीं लेगा सीधा चलेगा, ऐसा नहीं। जब यहाँ पर 3 महीने का बालक कोइंग साउंड करता है तो वहां पर भी यही साउंड करेगा। ऐसा नहीं यहाँ पर 6 महीने का बालक अगर कंफर्ट साउंड करता है तो वहां पर भी कंफर्ट ही करेगा। ये नहीं कंफर्ट को छोड़ेगा, बिल्कुल लोप कर देगा, सीधा बबिंग करेगा। बबिंग के सीधे बाद क्या करेगा, स्वर वर्ड नहीं बोलेगा, सीधा क्या करेगा, शब्दों को बोलना शुरू करेगा। यहाँ पर 13 माह का बालक एक सार्थक शब्द बोलता है, वहां पर तुम कहो कि 9 महीने का बोलने लगे, ऐसा नहीं हो सकता है कि आप एक क्रम को गैप करके दूसरे क्रम को नहीं कर सकते। बाकी वो जो विकास है कहीं कम ज्यादा वो यहाँ पर भी तो होता है। एक ही माँ बाप के 2 बच्चे कहाँ एक समान, वो वैयक्तिक विभिन्नता हो गई होगी। भाई लिखाया भी तो है, एक बार देखो समरूपता में, चाहे बालक में कितनी कितनी भी विभिन्नता पाई जाए फिर भी बालक एक समान पैटर्न को ही अपनाता है। अगर स्थूल कौशलों का विकास यहाँ पहले होता है तो कोई भी संस्कृति हो, कुछ भी हो जाए, स्थूल कौशल का विकास ही हर जगह पहले होगा, सूक्ष्म कौशलों का बाद में होगा। क्योंकि जितने भी सिद्धांत दिए गए वो सब कहाँ दिए गए, फौरन नहीं, अपने यहाँ किसने क्या दिया, सब सब विदेशों ने ही दिए, अपने यहाँ पे कुछ काम ही नहीं हुआ। तो उनने क्या सबको आधार पे ही मान के दिया। अगर ऐसा देखते कि भारत को पहले का अध्ययन करते और वो लागू यहाँ पर भी हो रहा, वही चीज हम लोग पढ़ रहे, देखो सेम टू सेम वैसे ही लागू हो रही है। जिसने जैसा काम किया हर चीज लगभग वही लागू, कुछ आगे पीछे है बस। तो ज्यादा आगे पीछे, उतना आगे पीछे नहीं, मैक्सिमम 1 या 2 महीने, साल में जाएंगे तो 1 या 2 साल। तो कि 10 साल का फर्क पड़ जाए इतना नहीं हो सकता है, थोड़ा ही आगे पीछे है। कहीं ना कहीं पैटर्न को तो अपना रहे। और कोई भी चीज होती है वो औसत में निकाली जाती है। अगर 10 में 100 में से 50 पे काम कर रहा है तो सही है भाई। कुछ को कुछ प्रतिभाशाली भी है, कुछ मंद भी है, सबको तो लेकर नहीं होंगे। हर चीज क्या होती है, एक औसत में होती है। तो जो हाइट भी मानेगी 161 औसत मानेगी, लगभग इतनी होती है, ज्यादा भी होते हैं कम के भी होते हैं। अब 161 से नीचे होगा तो क्या कहेंगे भाई हमारे ऊपर फॉलो नहीं हो रहा। महिलाओं की कितनी मानी, 151 के आसपास मानी गई है, ठीक है। अब कुछ ज्यादा भी होती हैं, कुछ कम भी होती हैं, बहुत कम रह जाती हैं। तो इसको आप ये नहीं कह सकते कि विकास के रूल फॉलो नहीं हो रहे। तो ये क्या, एक औसत लंबाई इतनी होती है, ठीक है। अब कुछ लिख लें भाई, और किसी का कोई क्वेश्चन है विकास से लेकर? बाल्यावस्था में, उत्तर बाल्यावस्था, 7 से 12, 7 से 12। मूर्त जाएंगे, किसमें जाएंगे, मूर्त संक्रियात्मक प्याजे के अनुसार जाएंगे, वहीं करता है, ये वाले ही मानते हैं प्याजे के अनुसार, उत्तर बाल्यावस्था 7 से 12। एक बार नहीं कई बार आया ये तो। और बताओ। शारीरिक पठार। मानसिक भी कहाँ, देखो 6 पे 90 होता है, फिर कहाँ 14 पे होता है कि 100 है ना मानसिक पठार। और बताओ।
नहीं तो मैं बोलूं लिखो, फिर कुछ क्वेश्चन लिख लें। ये तो लिखा दे, चालक की दर जो व्यक्तिगत विभिन्नता होती है, फिर भी चालक का क्रम अधोगामी, शीर्षगामी, स्थूल, ये लिखाया था, क्वेश्चन लिखाया था ये वाला, देखो लिखे लिखे। किसी व्यक्ति के विकास की दर में, किसी भी व्यक्ति के विकास की दर में, किसी भी व्यक्ति के विकास की दर में, किसी भी व्यक्ति के विकास की दर में वैयक्तिक विभिन्नता पाई जाती है, वैयक्तिक विभिन्नता पाई जाती है, फिर भी वह एक क्रम को अपनाता है, फिर भी वह एक क्रम को अपनाता है, फिर भी वह एक क्रम को अपनाता है। निम्न में से कौन सा सिद्धांत है? निम्न में से कौन सा सिद्धांत है? ठीक है, ऑप्शन लिखें। लिखें अधोमुखी विकास का सिद्धांत, अधोमुखी विकास का सिद्धांत, अगला लिखें बी नंबर लिखें स्थूल से सूक्ष्म की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर विकास का सिद्धांत, लेकिन सूक्ष्म से स्थूल की ओर विकास का सिद्धांत, सूक्ष्म से स्थूल की ओर विकास का सिद्धांत, अगला लिखें सेफेलोडोल से प्रेक्षमा डिस्टॉल की ओर, सेफेलोडोल से प्रेक्षमा डिस्टॉल की ओर, डिस्टॉल की ओर। बताओ भाई क्या हो जाएगा? बताओ भाई। स्थूल से सूक्ष्म को, स्थूल का मतलब क्या? पहले क्या होगा? पहली बड़ी मांसपेशियों का विकास होगा, फिर किसका होगा? छोटी मांसपेशियों का विकास होगा। ऐसा नहीं कि वैयक्तिक विभिन्नता है तो पहले किसका विकास हो, तो छोटी का हो जाए, फिर किसका हो? बड़ी का हो। अब अगर ऑप्शन चेंज कर दिए, मान लिया जाए कि स्थूल और सूक्ष्म नहीं दिया गया, एक दिया गया अधोगामी से शीर्षगामी दिया गया, एक दिया गया शीर्षगामी से अधोगामी दिया गया, एक दिया गया अधोगामी दिया गया, चौथा दिया गया इनमें से कोई नहीं। पहला था अधोगामी से शीर्षगामी, अगला है शीर्षगामी से अधोगामी, अगला है अधोगामी, अगला है अधोगामी, फिर इनमें से कोई नहीं है। केंद्र से परिधि वाला होगा सिर्फ वही रहेगा, तीसरा रहेगा अधोगामी, प्रेक्षमा डिस्टॉल, वही तो जाता है बड़ी मांसपेशियां, फिर कहाँ जाएगा? फिर जाता है इसकी उंगलियों की तरफ जाता है, कहाँ जाएगा? वही तो होगा ना, वही तो प्रेक्षमा डिस्टॉल होगा। तो अब यहाँ पर भी बात थी, तो पहले सीधा सीधा उन्होंने दे दिया स्थूल से सूक्ष्म, तो क्या मानेंगे? स्थूल से सूक्ष्म। और जब स्थूल से सूक्ष्म नहीं दिया होगा तो क्या मानेंगे? प्रेक्षमा डिस्टॉल। क्योंकि लेकिन फिर देखो क्या लिख दिया उधर, नहीं अधोगामी से क्या लिखा, आगे देखें शीर्षगामी। अब अधोमुखी में भी नहीं, बात वो भी ठीक है, लेकिन अधोमुखी में भी कौन सा अच्छा? पहले स्थूल है ना, अधोमुखी के तो अंदर आता है स्थूल। तो अब बात तोड़ेंगे ना, सबसे छोटा पूछेंगे। भाई ने पूछा कि भाई अब मैं रहता कहाँ हूँ,
तो अब मेरा गांव का भी नाम दिया गया हो, फर्रुखाबाद का भी नाम दिया गया, अब कौन सा बताएंगे हम? गांव बताएंगे ना। मतलब मैं ये पूछा रहना, मतलब क्या आप पर्टिकुलर वही जानना चाह रहे हैं? तो वही क्या, अधोगामी भी दिया गया और क्या दिया गया, स्थूल से सूक्ष्म दिया गया। तो स्थूल से सूक्ष्म आते किसके अंतर्गत? आते तो अधोगामी के ही तो अंतर्गत आते हैं, कि पहले बड़ी पेशियों का फिर छोटी पेशियों का। तो सबसे इससे आप नीचे आप तोड़ नहीं सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, वही तो हो जाएगा। जैसे आप मैथ में लगाते हैं, वटे में होता है, जहां तक आप काट सकते हैं वहीं तक तो जाएंगे। तो वही ये सिद्धांत भी कहता है कहाँ तक आप जा सकते हैं। तो कई सारी चीजें आपको दिख जाएंगी, एक जैसी दिखेंगी, आप सोचें वहीं पर रुक जाएं, तो आप वहां नहीं रुकते थे। एक बोला था, एक लड़का है जो पढ़ने लिखने में तो अच्छा है, लेकिन बाकी की जो कैसा कौशल है, जो संगीत कौशल है, उसमें उतना अच्छा नहीं है। निम्न में से कौन सा सिद्धांत है? व्यक्तिक विभिन्नता का तो है, लेकिन उसमें कौन सा है, स्व का है। कौन सा स्व? कि उससे क्या, उसकी खुद की तुलना की गई। क्या की गई? खुद की तुलना की, किसी दूसरे व्यक्ति से तुलना नहीं की गई है। अब स्व नहीं होता तो क्या मानते? वैयक्तिक विभिन्नता मानते। क्या मानते? वैयक्तिक विभिन्नता। लेकिन जब दिया गया है, उसमें भी अंदर दिया गया, तो वही तो मानेंगे। और वैयक्तिक विभिन्नता पे तो रुकेंगे नहीं। किस पे रुकेंगे? सबसे छोटा होगा उस पे रुकेंगे। ठीक है, अगला लिखें। लेकिन विकास की किस अवस्था में, विकास की किस अवस्था में, विकास की किस अवस्था में व्यक्ति, विकास की किस अवस्था में व्यक्ति पठारी अवस्था ग्रहण कर लेता है? विकास की किस अवस्था में व्यक्ति पठारी अवस्था ग्रहण कर लेता है? विकास की किस अवस्था में व्यक्ति पठारी अवस्था ग्रहण कर लेता है? ऑप्शन लिख लें। पठारी अवस्था ग्रहण कर लेता है, ऑप्शन लिखें। पूर्व बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, पूर्व किशोरावस्था, शैशवावस्था, डी है इनमें से कोई नहीं। क्या होगा? कोई नहीं। तो क्या रहेगा? मध्य बाल्यावस्था रहेगा। क्या रहेगा? मध्य बाल्यावस्था रहेगा। अब अगर यहाँ पे दिया जाता कि शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, इनमें से कोई नहीं, फिर क्या मानते? ये दिया गया शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, फिर क्या मानते? बाल्यावस्था माने। ऑप्शन के अकॉर्डिंग मानेंगे आप? कैसे मानेंगे? जैसा ऑप्शन होगा वैसे ही आप आंसर मानेंगे। पूर्व करके दिया गया, मतलब क्या समझ जाए, शारीरिक संरचना के आधार पर। और शारीरिक संरचना के आधार पर कौन सी होगी? मध्य बाल्यावस्था। कौन सी होगी? मध्य होगी। वैसे कौन सी रहेगी? बाल्यावस्था रहेगी। कौन सी रहेगी? बाल्यावस्था रहेगी। एक और क्वेश्चन लिखें। जो आपने बोला पूर्व किशोरावस्था, तो यहाँ पे जो मध्य बाल्यावस्था है वो खत्म होगी, किशोरावस्था तो जब ही शुरू होगी 12 के बाद ही तो करेंगे, तो 12 के बाद, क्योंकि बीच में बैसन आ जाती है। बैसन 2 को जोड़ दी, शुरू तो करेंगे 12 के बाद ही, क्योंकि 10 खत्म हुई, वहां पे किशोरा न लग के लगती है, वैसंधि लगती है, दोनों को जोड़ती है वैसंधि अवस्था। बाल्या और किशोरा को जोड़ती है वो अवस्था होती है। आप सोचें कि बाल्या खत्म हुई, शारीरिक संरचना के आधार पर तुरंत किशोरावस्था शुरू करेंगे, नहीं करेंगे। बाल्यावस्था खत्म होती है जैसे शुरू होती है, शारीरिक संरचना के आधार पर वैसंधि अवस्था शुरू होती है, तो 10 से लेकर 14 वर्ष तक चलती है। अब बात कर रहे थे शारीरिक संरचना के आधार पर, तो किशोरा कैसे शुरू कर देंगे? वैसंधि है तो वही शुरू होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखें। लेकिन एक बालिका कूदना सीखने से पहले, एक बालिका कूदना सीखने से पहले एक बालिका कूदना सीखने से पहले, कूदना सीखने से पहले चलना, उछलना, उछलना क्या एक ही जगह पर, कूदना क्या मोशन में कूदना। एक बालिका कूदना सीखने से पहले चलना उछलना सीख लेती है, चलना उछलना सीख लेती है।
यह विकास के किस सिद्धांत की ओर इंगित करता है? यह विकास के किस सिद्धांत की ओर इंगित करता है? पहला लिखें परिपक्वता और अनुभव। परिपक्वता और अनुभव दोनों विकास को परिपक्वता और अनुभव दोनों विकास को प्रभावित करते हैं। परिपक्वता और अनुभव दोनों विकास को प्रभावित करते हैं। अगला लिखें विकास के सभी आयाम अगला लिखें विकास पूर्व अनुमानित आपस में अंतर संबंधित होते हैं। आपस में नहीं, अभी ये इनका जो दूसरा वाला था वो रह गया था, बता दें। बोल रहा हूँ तीसरा इनका दूसरा रह गया थोड़ा। विकास के सभी आयाम आपस में बोला तो अंतर संबंधित होते हैं। तो पूछो, इन्होंने तो पूरा लिख लिया। इन्होंने बोला था तभी तो मैंने बोला था आपस में अंतर संबंधित होते हैं। आगे लेके तो मुझे लगा ये मैं तीसरा वाला बोला कि वो लोग आप पूछ रहे हो वो वाला लिख लिया। लेकिन अगला लेके विकास पूर्व अनुमानित विकास पूर्व अनुमानित प्रतिमानों का अनुसरण करता है। विकास पूर्व अनुमानित प्रतिमानों का अनुसरण करता है। डी नंबर लिखें विकास की प्रक्रिया सतत नहीं होती है। विकास की प्रक्रिया सतत नहीं होती है। बताओ भाई। सही देखो, हो सकता है ये भी बातें सारी सही हैं, खाली एक सतत छोड़ दो, सतत छोड़ दो, बाकी सारी बातें सही हैं। आप ये नहीं कह सकते इसको हटा देंगे, वो नहीं कैसे कह सकते उसको हटा देंगे। तो यही तो ये तीसरा होगा विकास समरूपता का नियम पढ़ो। चाहे कितनी भी वैयक्तिक विभिन्नता हो फिर भी विकास का जो है नियम एक क्या करे, एक निश्चित पैटर्न को अपनाता है। मतलब स्टूल के बाद कौन से कौशल का विकास होगा? सूक्ष्म। तो कूद रही है ना, पहले क्या कर रही है? चलना सीख रही है, बड़ी पेशियां हैं। उछला बड़ी पेशी है। कूदना फुदकने में क्या छोटी पेशियों का प्रयोग होता है, पंजों का भी प्रयोग करना पड़ेगा, उंगली का भी करना पड़ेगा, तभी आप कूद पाएंगे, तभी तो कूद पाएंगे। तो क्या पहले बड़ी पेशी का प्रयोग कर रहे हैं फिर छोटी पेशी का प्रयोग कर रहे हैं। तो यही तो है कि विकास कैसा है? पूर्वानुमेय होता है। कैसा होता है? पूर्वानुमेय। मतलब विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है। पहले आप अपने इनका प्रयोग करेंगे, फिर आप अपने किसका करेंगे? इसका प्रयोग करेंगे। तो विकास का कैसा होता है? पूर्वानुमेय। तो कौन सा हो जाएगा? तीसरा हो जाएगा। सही है? कोई दिक्कत? हाँ मोहिनी बताओ, कोई दिक्कत? पहला वाला क्या कह रहा? पहला वाला क्या? परिपक्वता और अनुभव दोनों का विकास। भाई विकास तो होता है ही, लेकिन अब उसमें देखो सबसे अच्छा कौन सा रहा? नीचे आ रहा। परिपक्वता कह रहा कि स्वतः आती है, अनुभव के द्वारा तुम भाई आप पता लगाते हैं कि क्या कैसे विकास होगा, लेकिन उससे कोई मतलब विकास के ऊपर बात ही नहीं कर रहा है। आप फुदकना सीख रहे, क्या अनुभव से सीखेंगे? ये अनुभव कहाँ हो गया? अनुभव से तो आप पढ़ना सीखते हैं कि आप पूर्व अनुभव को आप नए में लगाते हैं। फुदकना सीखेंगे, जब तक पेशियों का विकास नहीं होगा तब तक कैसे सीख लेंगे? कितना भी तुम्हें अनुभव हो जाए, एक विकलांग बालक होता है उसे क्या अनुभव होता नहीं है, लेकिन वो कहीं फुदकना सीख पाता है? नहीं सीख पाता। क्यों नहीं सीख पाता है? क्योंकि उसकी जो छोटी पेशियां होती हैं, ना ही बड़ी पेशियों का विकास सही से हो पाता है और ना ही छोटी पेशियों का विकास सही से हो पाता है। इसीलिए बालक फुदक नहीं पाता, चल नहीं पाता। कहीं ना कहीं क्या अनुभव में कोई कमी है? अनुभव में यदि कमी होती तो इतना अच्छा नहीं कर पाता। स्टीफन हॉकिंस देखो ना,
सेकंड वाला सभी पक्ष अंतः संबंधित हैं, विकास के सभी पक्ष अंतः संबंधित हैं, लेकिन ये कहाँ कही पहले इन कौशलों का विकास होगा, ये तो कहीं नहीं। लेकिन तीसरा वाला देख लो, समरूपता का नियम पढ़ो, वहां पे कहा गया है कि पहले इनका विकास होगा फिर इनका विकास होगा। बाकी मैंने कहा कि सभी आयाम आपस में अंतः संबंधित, वो तो एक ऐसी बात हो गई है कि सभी पक्ष, अब उसमें भी जब सबसे अच्छा दिया गया उसमें भी निचोड़ निकाल दिया गया, तो पहले वही तो मानेंगे। वो तो बहुआयामी जब कोई नहीं होगा तब आपका वो तो रहेगा ही, वो तो हर जगह हो जाएगा, क्योंकि उसमें सभी समाहित हो गए। हर एक विकास का नियम किसमें है? अब परस्पर संबंध के सिद्धांत में हर एक विकास का नियम है। जब दिया गया हमारा, पहले क्या मानेंगे? पहले वही मानेंगे, इसके बाद क्या मानेंगे? दूसरा मानेंगे। अंतः संबंधी सभी पक्ष एक में होगा तो दूसरे पे प्रभाव पड़ेगा। लेकिन वो क्या कह रहा है कि पहले बड़ी पेशियां फिर छोटी पेशियां, यही तो बात कह रहा है वो, कि पहले चल रहा है फिर उछल रहा है फिर कूदना सीख रहा है। तो पहले बड़ी पेशियां फिर उससे छोटी हुई, फिर अंत में क्या, सबसे छोटी पेशी का प्रयोग किया। तो कौन सा हो गया? स्थूल से सूक्ष्म, तो किसमें समाहित है? आपके लास्ट वाले में समाहित है। क्या हो जाएगा? लास्ट वाला हो जाएगा। ठीक है, जो भी है वही हो जाएगा, अनुमानित पूर्वानुमेय। ठीक है, तो भाई ये आपका